हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आलोचन समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। तो अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा हमारा वीडियो है और इसमें हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये लुसेंट का वन लाइनर है, यानी कि लाइन और लुसेंट का वन लाइनर जीके है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जो नींव है जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाले गए। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का जो शासक था वह जॉर्ज तृतीय था। देखिए, जब अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश की जब नींव डाली गई, यानी कि जब शुरुआत वहां पर हुई औपनिवेशिकरण का, तो उस समय जेम्स प्रथम वहां का जेम्स प्रथम के शासनकाल में होता है। और जब आंदोलन होता है अमेरिका का, तो उस समय यहाँ पर इंग्लैंड का जो शासक है उसका नाम था जॉर्ज तृतीया। ठीक है, जॉर्ज तृतीया। तो इसे याद रखिएगा कि यह सवाल बन सकता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था, तो जॉर्ज तृतीय था। देखिए, यहाँ पर एक है कि रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। यहाँ पर रेड इंडियन के नाम में यहाँ पर देखिए इंडियन आ रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इन्हें भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, बल्कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। तो जो रेड इंडियन है वह अमेरिका के मूल निवासी है। ठीक है, भारत से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध अमेरिका से है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि अमेरिका जब पूरी तरह से स्वतंत्र होता है वह है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ठीक है, तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिलती है? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है वह नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पर बात आता है कि नैसर्गिक अधिकार या नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। तो ऐसे अधिकार जो जन्मजात होते हैं, यानी कि जन्म के साथ ही व्यक्ति को ऐसे अधिकार मिल जाते हैं, अगर वो अधिकार उनसे छीन लिया जाए तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि बोलने का अधिकार का, और ये सारे जो अधिकार है, जो जन्मजात अधिकार होते हैं, ये तब से हैं जब समाज का भी निर्माण नहीं हुआ था, राज्य का भी निर्माण नहीं हुआ था, तब से ये सारे अधिकार हैं। तो इन सारे अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। और अमेरिका की जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसे ध्यान में रखिएगा, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो अमेरिका की जो स्वतंत्रता युद्ध है 1783 में पेरिस की जब संधि होती है तो इसे युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और इस युद्ध के इस संधि के अनुसार जो ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर लेता है। यानी कि इस संधि के बाद पेरिस की संधि जो कि 1783 ईस्वी में होता है, इस संधि के पश्चात अमेरिका ने ब्रिटेन के जो 13 अंग्रेजी राज्य थे उनको ये उपनिवेश बनाया था, उनसे ये स्वतंत्र करता है ब्रिटेन। तो यहाँ पर अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध है 1783 के पेरिस की जो संधि होती है, पेरिस की संधि, उसके तहत इसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के यहाँ पर विरोधी थे, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, क्योंकि दोनों यहाँ पर औपनिवेशीकरण में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो अमेरिका की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध में क्या करता है, युद्ध में भाग लेता है। ठीक है, तो वहां पर नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा था, तो लाफायते जो था वह नेतृत्व प्रदान कर रहा था फ्रांसीसी सेना को, और फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 7
वर्षों तक चलता है। यह 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच होता है। तो इसीलिए ये 7 वर्षों के चलने की वजह से इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो होती है उसमें इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति होती है। आर्थिक रूप से यहाँ पर इंग्लैंड क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और कोई भी राष्ट्र जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो वह क्या करता है, अपने टैक्स को बढ़ा देता है, कई तरह के कर लाता है, कई तरह की टैक्स लाता है, कई तरह के संशोधन लाते हैं इन सारी चीज़ों में। उसी तरह यहाँ पर इंग्लैंड की जब आर्थिक स्थिति खराब होती है सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान, तो इस क्षतिपूर्ति हेतु उसने उसके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री जो थे ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ, तो यह सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जब जो आर्थिक क्षति हुई थी उसको पूर्ति करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम था ग्रेनविले, ठीक है, ग्रेनविले, ठीक है, इन्होंने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। और इस एक्ट के अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। तो ये जो स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 ईस्वी में, इस एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि कोई भी अदालती कागज हो, चाहे अखबार हो, चाहे इस तरह की अन्य जो कागजात हो, उन पर आपको 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह से डाक टिकट होता है उसी तरह से यहाँ पर 20 शिलिंग का आपको स्टाम्प लगाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर शिलिंग एक तरह से इकाई हो जाता है पैसे, जिस तरह से आप इस तरह से समझिए कि 20 रुपए का स्टाम्प लगाना आपके लिए अनिवार्य था। तो यहाँ पर 1765 ईस्वी के जो स्टाम्प एक्ट था उसके तहत ये किया गया कि आप चाहे कोई भी अदालती कागज हो, अखबार हो, उस पर आपको 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये 1765 ईस्वी में होता है। उस समय के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने ये इस चीज को लाया था, स्टाम्प एक्ट को। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट आता है। उसके बाद भी यहाँ पर आर्थिक स्थिति को और सुधारने के लिए यहाँ पर 1767 ईस्वी में ये कहा जाता है कि आप चाहे कागज खरीदो, चाहे शीशा खरीदो, चाय खरीदो, या फिर रोगन एक तरह का द्रव्य जैसा होता है, गढ़ा, ये कई तरह की चीज़ों में काम आता है, जैसे किसी चीज़ को पेंट उंट करने में, इस तरह से ये तेल की तरह होता है। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को जो उपभोक्ता के लिए है, यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप पर डे यूज होता है कागज का, शीशा का, चाय का, तो इस पर जब कर बढ़ाया गया तो यहाँ पर उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया, क्योंकि ये प्रतिदिन के यूज के वस्तुएं थे। और इसी विरोध में सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तो आपको याद रखना होगा कि सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया जो था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि अगर आप हमें नेतृत्व नहीं प्रदान करेंगे तो हम कर नहीं देंगे। तो यह नारा था सैमुअल एडम्स का, इसे आप याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और आपको ये भी याद रखना है कि 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट आता है जिसमें अदालती कागज और अखबारों पर 20 शिलिंग का जो स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच होता है। तो ये युद्ध किसके किसके बीच होता है, सप्तवर्षीय युद्ध? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है, जो कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना होगा कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है 1756 से लेकर 1763 तक। ये लगभग 7 सालों तक यहाँ पर युद्ध होता है और इसी वजह से इसको सप्तवर्षीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेश वासियों ने, यानी कि यहाँ पर अमेरिका वासियों की बात किया जा रहा है, उन लोगों की बात किया जा रहा है जिन पर जो कि उपनिवेश में रहा करते थे। तो यहाँ पर उपनिवेश वासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। तो अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक क्या थे, ये संस्थाएं थी। इन संस्थाओं के कार्य क्या थे? इन संस्थाओं के कार्य ये थे कि
ब्रिटिश जो सरकार थी वह किस तरह की कार्रवाई कर रही है उनका विरोध करना इनका काम था, जो कि स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई गई थी। यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1776 में टॉमस पेन ने पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। तो 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था कॉमन सेंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कॉमन सेंस नामक जो पत्रिका है वह 1776 ईस्वी में टॉमस पेन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें जो है अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो कॉमन सेंस नामक की जो पत्रिका थी, जो कि 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने इसको प्रकाशित किया था, इस पत्रिका में यानी कि कॉमन सेंस पत्रिका में जो स्वतंत्रता है उसके लिए यहाँ पर प्रभावशाली ढंग से बात की गई थी। उत्तेजक शैलियों में स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में बताया गया था, उस पर बल दिया गया था कि हमें स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए और क्यों जरूरी है। तो ये जो थी कॉमन सेंस पत्रिका में छापा गया था। टॉमस पेन की एक लघु पत्रिका थी जिसका नाम था कॉमन सेंस और ये 1776 ईस्वी में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है कि टॉमस पेन की एक और रचना थी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन। तो राइट्स ऑफ मैन के जो रचनाकार थे या लेखक आप कह सकते हैं वो टॉमस पेन है, राइट्स ऑफ मैन। तो टॉमस पेन के दो यहाँ पर रचनाएं हो गई, एक तो कॉमन सेंस और दूसरा राइट्स ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बने। जिस तरह से भारत में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के कौन थे, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, नायक थे, तो वो महात्मा गांधी थे। उसी तरह से यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो नायक के रूप में थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे और इनको बाद में जो कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक है जॉर्ज वाशिंगटन थे और उनको लास्ट में बाद में मतलब जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था वह बोस्टन की चाय पार्टी थी। अब यहाँ पर बोस्टन की चाय पार्टी नाम से ये नहीं है कि लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे चाय की। ये एक घटना थी जिसमें चाय की कुछ पेटियां थी, लगभग 342 पेटियों को क्या किया जाता है, बोस्टन हार्बर नामक जगह पर जो कि समुद्री इलाका थी वहां पर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया जाता है और कई सारे जहाजों को यहाँ पर लूटा जाता है और इसी घटना को यहाँ पर चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है, बोस्टन की चाय पार्टी। और ये घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को होता है। तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन की चाय पार्टी होती है जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण बनती है और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और इस घटना के जो नायक थे उनका नाम था सैमुअल एडम्स। तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना होती है जो कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित होती है और ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण थी, बोस्टन की चाय पार्टी, जो कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो फिलाडेल्फिया शहर में एक आयोजन सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 13 उपनिवेश के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया जाता है और ये जो सम्मेलन थी ये 5 सितंबर 1774 ईस्वी को आयोजित किया जाता है। तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर इसका सम्मेलन किया जाता है और इसमें कई सारे बातों पर विचार किया जाता है, जिसमें था कि ब्रिटिश कानून का विरोध किया जाए तथा व्यापार का बहिष्कार किया जाए। इसका निर्णय
लिया जाता है कि हम ब्रिटिश कानूनों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, साथ ही साथ उनके व्यापार का भी बहिष्कार करेंगे। तो ये 5 सितंबर 1774 ईस्वी के जो फिलाडेल्फिया शहर में सम्मेलन हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया जाएगा और व्यापार के बहिष्कार किया जाएगा। ये 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया था। नेक्स्ट आगे यहाँ पर हमें देखना है, हाँ यहाँ पर है कि 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश से सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेकिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। तो लेकिंगस्टन में प्रथम संघर्ष 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को होता है। ये ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम टकराव था जो कि लेकिंगस्टन में 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय परियोजना यहाँ पर महादेशीय सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। तो फिर से देखिए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को यहाँ पर दूसरी बार फिलाडेल्फिया में दूसरी बार महादेशीय सम्मेलन का आयोजन होता है जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कब जारी किया गया, तो ये 4 जुलाई 1776 की फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया जाता है और ये जो घोषणा पत्र था वह टॉमस जेफरसन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। तो अमेरिका में सर्वप्रथम प्रजातंत्र स्थापित होता है यानी कि लोगों का शासन जिसमें चुनाव हो, लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुने और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चले। तो इस व्यवस्था की सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में होता है और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। तो ये आधुनिक गणतंत्र की जननी यानी कि शुरुआती कर्ता यही था, तो इसीलिए इसे आधुनिक जो गणतंत्र है उसकी जननी यहाँ पर कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म निश्चित धर्म नहीं होगा, वह किसी भी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगा और न ही धर्म के किसी भी कार्यों में वह हस्तक्षेप करेगा। हाँ, लेकिन उस पर अंकुश जरूर लगाएगा। कुछ ऐसे जो अंधविश्वास होते हैं उन पर राज्य अंकुश लगा सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा होती है, ठीक है, और इसकी भी स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। तो संसार का यानी कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित जो संविधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित संविधान है जो कि 1789 ईस्वी में इसको लागू किया जाता है और इसमें महिलाओं को क्या किया जाता है, संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता है कि महिलाएं को भी संपत्ति का अधिकार होगा और ये 1789 ईस्वी में लागू होता है। अमेरिका में जो कि प्रथम लिखित संविधान है। उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि जो उत्तराधिकार कानून का न्यायसंगत बनाया गया कि यहाँ पर कई जगहों पर क्या होता है कि जो उत्तराधिकार होते हैं यानी कि जो पिता के बाद का जो संपत्ति होता है, पिता के मृत्यु के बाद जो संपत्ति होता है वह केवल पुत्रों का होता है। तो इस कानून को न्यायसंगत बनाया गया और इसमें महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया जो कि 1789 ईस्वी में जो अमेरिका की संविधान थी उसको लागू करते हुए ये किया गया, ठीक है। तो ये संसार की सबसे लिखित संविधान अमेरिका की है। मेंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। तो शक्ति पृथक्करण की जो सिद्धांत है वो ये है कि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, कई जो शक्तियां हैं जैसे कि केंद्रीकृत शक्तियां ना हो और इसको क्या हो, शक्तियों का बंटवारा हो, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान दिया गया। तो मेंटेस्क्यू ने ये कहा था कि स्वतंत्रता की रक्षा तब होगी जब शक्तियों को पृथक्करण अथवा बंटवारा हो, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथक शक्ति का पृथक्करण का मतलब होता है कि एक केवल केंद्रीकृत शक्तियां ना हो, स्थानीय स्तर पर भी सरकार हो और उनको भी शक्तियां प्रदान हो और वो भी अपने स्थानीय स्तर पर कई सारे फैसले ले सके, कई सारे निर्णय कर सके। तो ये होती है शक्ति पृथक्करण, शक्ति का बंटवारा जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये मोंटेस्क्यू का सिद्धांत था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1781 ईस्वी में औपनिवेशिक सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर 1781 ईस्वी में औपनिवेशिक सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करता है और ये 1781 ईस्वी में होता है। तो आपको याद रखना होगा कि 1781 ईस्वी में औपनिवेशिक सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का जो सेनापति था उसका नाम था कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विश्व का पहला देश था जिसमें मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो यहाँ पर विश्व का पहला ये देश बनता है जो कि सर्वप्रथम क्या करता है कि मनुष्यों की समानता की बात करता है तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मौलिक होते हैं, जिन अधिकारों को मानव से अलग नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो अमेरिका है वह विश्व का पहला ऐसा देश बनता है जो मनुष्यों की समानता यानी कि सभी मनुष्य समान है, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया। तो एक तरह से दास प्रथा उस समय चल रहा था। तो अमेरिका में इसकी जो आयात यानी कि दासों को बाहर से लाने की जो व्यवस्था थी यानी कि लाने की जो प्रक्रिया थी उसको 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया यानी कि दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। एक तरह से अमेरिका ने 1808 ईस्वी में इसे अवैध घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। तो अब्राहम लिंकन जो थे 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और अमेरिका के गृह युद्धों से इनको पार कराने में यानी कि गृह युद्धों से अमेरिका को बाहर निकालने में साथ ही साथ दास प्रथा का अंत करने में अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इन्हीं कार्यों से इनको जाना भी जाता है। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए 1860 ईस्वी में। आपको याद रखना होगा कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बनते हैं, तो 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अमेरिका में जो गृह युद्ध की शुरुआत होती है वह 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को यह युद्ध शुरू होती है। इस युद्ध में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच ये युद्ध होती है। तो अमेरिका का जो गृह युद्ध होता है वह दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच ही होता है। उसी के राज्य दक्षिणी भाग और उत्तरी भागों के बीच यहाँ पर यह युद्ध होने लगती है। तो दक्षिणी राज्य जो है वह दस्ता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य हैं जो इसके विरोधी थे। ठीक है, तो इसी के कारण ये गृह युद्ध होता है। हालांकि कई और कारण है लेकिन ये प्रमुख कारणों में से एक है कि दक्षिणी राज्य जो है वह दस्ता यानी कि दासों की समर्थन चाहते थे। वो चाहते थे कि हम दास को रखें, जबकि उत्तरी राज्य इसका विरोध करते थे। वो ये दास प्रथा का अंत करना चाहते थे। तो ऐसा इसलिए दक्षिणी राज्य चाहते थे क्योंकि दक्षिणी राज्य जो है अमेरिका का वह कृषि प्रधान क्षेत्र था और वहां पर दासों की आवश्यकता थी क्योंकि खेती करने के लिए लोगों की मजदूरों की जरूरत पड़ती थी और ये व्यवस्था अमेरिका में बहुत पहले से थी दासों की, और जिसको अचानक से यहाँ पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। इसी वजह से जो दक्षिणी राज्य है वह विरोध करने लगती है और उत्तरी राज्य इसका समर्थन दासों को हटाने की यानी कि दास प्रथा को खत्म करने के समर्थन क्यों करता था, क्योंकि उत्तरी राज्य अपेक्षाकृत दक्षिणी राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक रूप से संपन्न राज्य था यहाँ पर। ठीक है, और उत्तरी राज्यों में कई तरह की फैक्ट्रियां थी और इसी वजह से ये दास प्रथा को समाप्त करना चाहता था। और इन्हीं दोनों के बीच क्या हो जाता है, दक्षिण राज्य और उत्तरी राज्यों के बीच क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है और इसी को अमेरिका में गृह युद्ध की जिसे अमेरिका में गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी शुरुआत जो होती है, गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुआ। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। तो जो यह अमेरिका की गृह युद्ध है उसकी शुरुआत दक्षिणी
कैरोलिना राज्य से शुरू होता है और इसके बाद दास प्रथा का अंत हो जाता है, यानी कि उत्तरी राज्यों का विजय यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। उत्तरी राज्य जीत जाते हैं अपने मत में कि हम दास प्रथा का अंत चाहते हैं, जिस तरह से उत्तरी राज्य चाहते थे उसी तरह से यहाँ पर दास प्रथा का अंत हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो आपको याद रखना होगा कि 1 जनवरी 1863 ईस्वी में अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा को समाप्त किया 1 जनवरी 1863 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है जो कि प्रजातंत्र की है, तो उसे भी देख लीजिए। यह है परिभाषा कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रजातंत्र के बारे में कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन की अगर ये परिभाषा को आपको ध्यान में रखना है तो ये थी इनकी परिभाषा कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। और ये जो कथन है ये अब्राहम लिंकन का है और ये कथन या ये परिभाषा प्रजातंत्र की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन की हत्या की जाती है। जॉन ब्लिक्लिज ब्रूस नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर देता है अब्राहम लिंकन की जो हत्या होती है वह 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी जाती है जॉन ब्लिक्लिज ब्रूस के द्वारा। तो आपको याद रखना होगा कि अब्राहम लिंकन की जो हत्या है जॉन ब्लिक्लिज ब्रूस के द्वारा 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी जाती है। अमेरिकी गृह युद्ध की जो समाप्ति है 26 मई 1865 ईस्वी को हो जाती है। 26 मई 1865 ईस्वी को अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो आपको याद रखना होगा कि अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो, वह फ्रांस की राज्य क्रांति पर आधारित होगा। यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अगली वीडियो फ्रांस की राज्य क्रांति पर लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस की राज्य क्रांति।